नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मुद्दा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे प्रहार और अत्याचार के खिलाफ भारत में उठती आवाज साफ संकेत दे रही है कि अगर हालात नहीं बदले तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और तेज हो सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध की गूंज न केवल भारत में सुनाई दे रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश की हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। भारत में देश के कई हिंदू संगठनों ने भारत सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है। बात बांग्लादेश की जनसंख्या और वहां हिंदू अल्पसंख्यकों की करें तो बांग्लादेश की कुल जनसंख्या लगभग 17,66,00,000 है, जिसमें से 91% यदि हम बात करें तो मुस्लिम और अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं की यदि हम हिस्सेदारी की बात करें तो 8% है, जो बांग्लादेश में लगातार बदलते हालात की वजह से कम हो रही है। बात यदि सियासत की करें तो बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी वर्तमान में प्रतिबंधित है और हिंसा के बाद जन समर्थन पर जनमत सर्वेक्षणों में राय बटी हुई है। अब मोहम्मद यूनुस को शुरू में व्यापक समर्थन मिला था, लेकिन अब उनकी लोकप्रियता घट रही है और उनकी अंतरिम सरकार को वर्तमान हालातों की वजह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब यदि हिंसा और तनाव के बीच बांग्लादेश में आम चुनाव होते भी हैं तो सबसे बड़ा सवाल वहां लोकतंत्र का होगा। बहरहाल अब बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं और कट्टरपंथियों की वजह से जो हिंसा और उबाल है, उस पर कितना दबाव अंतर्राष्ट्रीय है और हिंदुस्तान इसको लेकर जो कदम उठा रहा है, क्या वो काफी है, और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो बर्बरता है, भारत में उसके विरोध का कितना असर। विस्तार से इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान में ये विरोध प्रदर्शन और हल्ला बोल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और दीपू चंद्रदास की मॉब लिंचिंग के विरोध में है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात और हिंदुओं को निशाना बनाए जाने को लेकर बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की अपील न केवल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की है, बल्कि विपक्षी दल भी भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा के विरोध में भारत के हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। देश भर में कई स्थानों पर बांग्लादेशी विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए नाराजगी व्यक्त की। दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, सूरत, पटना, भोपाल समेत देश के कई शहरों में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसको जिंदा जलाया गया है, उसका प्रतिवाद करने के लिए हम लोग आए थे, नियत थे। वहाँ की सरकार क्या कर रही है? वहाँ पर अगर उसने गलती करी थी हमारे भाई ने तो उसको सजा देते। क्या मतलब बनता है चौराहे पे खड़े होकर चला दो? कोई कानून नहीं है कि बांग्लादेश में? बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है उसको अपने राजधर्म का निर्वाह करना चाहिए। भारत सरकार से भी कहा है कि तत्काल इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा ये आंदोलन और उग्रता होगा और आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा शिवसेना तैयार रहेगा। एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया, उसके उपलक्ष्य में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। अब भारत में अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बढ़ती अस्थिरता और हालिया हिंसक घटनाओं को लेकर गहरी चिंता जाहिर करता रहा है। हालांकि उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हुई हिंसा और अशांति के दौरान ढाका में भारतीय उच्चायोग और पूरे बांग्लादेश में उसके सहायक उच्चायोगों को खतरों का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने इस संबंध में बांग्लादेश के दूत को दिल्ली तलब किया और ढाका के अधिकारियों से भारतीय मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। ऐसे में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत में सिर्फ चिंता नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक रूप से कड़े कदम उठाने की जरूरत महसूस की जा रही है। बांग्लादेश की घटना पूरे दुनिया को एक तरह से आश्चर्यजनक घटना नहीं, बल्कि जो वहाँ की सच्चाई अब पहले पाकिस्तान में हुआ, अब बांग्लादेश में हिंदुओं का इस ढंग से हत्या करना, जला देना, ये मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। इससे पूरी दुनिया मर्माहत है। हिंदुस्तान की सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। कोई किसी हालत में इस
माहौल जो बांग्लादेश में आज मंडरा रहे हैं, इस माहौल से निपटने के लिए हमारे देश की तरफ से एक ठोस कदम उठाना चाहिए, जिसकी नज़ारत हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहते हैं कि सारे बांग्लादेश आज कट्टरपंथियों की कब्जे में, उनकी चंगुल में जाते हुए हम देख रहे हैं, और ये अगर चलते रहे तो आज या तो कल सारे बांग्लादेश पाकिस्तान की एक नया सूबे बनकर उभर आएंगे। देखिए, बांग्लादेश का हालत नाजुक है। इसका कारण है रेडिकलाइजेशन। सारे सवालों के जवाब जब कांग्रेस को ही देने हैं तो फिर सरकार भी हमें दे दीजिए, यही बोल रहे हैं। वो क्या गलत बोल रहे हैं? सरकार चलाने वालों के बस की तो है नहीं सरकार चलाना। जब कोई मुसीबत आती है देश में, देश के आसपास, सवाल कांग्रेस से किए जाते हैं। जब सवालों के जवाब हमें ही देने हैं तो सरकार में आप क्यों बैठे? पूछिए ना विदेश मंत्री से, क्या हाल बना रखा है विदेश नीति का। कभी नेपाल आंख दिखा देता है, कभी बांग्लादेश आंख दिखा देता है, चीन के आगे तो वैसे भी आप आंखें झुका के चलते हो। ये हो क्या रहा है? मैं उन इमामों से, चीफ इमाम से पूछना चाहता हूं, क्या इस्लाम का तरीका यही है? इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। पिछली मर्तबा भी आपने देखा कि मंदिरों को जला दिया गया, हिंदुओं की निर्मम हत्याएं कर दी गई, औरतों के साथ रेप किए गए। क्या ये इस्लाम इसकी इजाजत देता है? कहां गई वो मानवाधिकार संगठन जो चिल्लाते हैं इंसानियत के लिए? कहां गए वो मानवाधिकार के ऑर्गेनाइजेशंस? आज जिस तरह से हिंदुओं पर वहां अत्याचार किया जा रहा है, मैं यूएनएचआरसी से अपील करना चाहता हूं कि फौरन वहां जो अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसको फौरन रोका जाए। देखिए, बांग्लादेश के हालात वाकई में बहुत चिंताजनक हैं। जिस तरीके से मीडिया के थ्रू खबरें आ रही हैं और जो विजुअल हम लोग देख रहे हैं, तो उसको देख करके वाकई में बड़ी चिंता होती है। और भारत के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है बांग्लादेश के हालात जिस तरीके से वहाँ पर कानून अपने हाथ में ले लिया गया पूरी तरीके से और लोगों को मारा जा रहा है। तो ये उस मुल्क के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी खतरनाक सिचुएशन है और हमारे मुल्क के लिए भी चिंता की बात है। पाकिस्तान के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान का जो इस्लामिक तबका है, आईएसआई जो उनकी आर्मी का हिस्सा है, वो वहां पे हिंदू मुस्लिम डिवाइड को लेकर एंटी इंडिया ड्राइव कर रही है और चाइना उनको मदद कर रहा है। ये सारा का सारा गेम फिट है। इसके आप ये मैनिफेस्टेशंस देख रहे हैं, चिटागोंग में ये देख रहे हैं, ये ऐसे चलते रहेंगे। पर जो असली चीज है जो हो रही है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। दरअसल बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बीते हफ्ते हिंदू युवक की ईश निंदा के आरोप में बर्बरता से पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसको लेकर दुनिया भर में आक्रोश है। संयुक्त राष्ट्र के साथ ही अन्य देशों ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म को लेकर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि हम बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर बहुत चिंतित हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या कोई और देश। बात यदि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों और मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत सरकार की ओर से दबाव की करें, तो महासचिव का बयान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने दिसंबर 2023 में बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। मानव अधिकार आयोग। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने हिंसा रोकने और चुनाव से पहले शांतिपूर्ण माहौल बनाने की अपील की है। भारत का कूटनीतिक दबाव। कड़ी निंदा। भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और मंदिरों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के अधिकारियों से अल्पसंख्यकों पर हमले रोकने और दोषियों को सजा देने का आग्रह किया है। वीजा सेवाओं का निलंबन। बांग्लादेश ने भारत में वीजा सेवाएं निलंबित करने का ऐलान। चटगांव में भारतीय मिशन की सेवाएं बर्खास्त करने का फैसला किया। सुरक्षा चिंताओं और विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश ने नई दिल्ली, सिलीगुड़ी और त्रिपुरा में अपनी वीजा सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी हैं। देशव्यापी विरोध। भारत में विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा है।
वैश्विक स्तर पर अन्य देशों की प्रतिक्रिया। अमेरिकी सांसदों ने दीपू चंद्रदास की हत्या को भयानक बताते हुए अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कनाडाई संसद में भी बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की अपील की गई है। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट, बढ़ते हमले। रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2442 घटनाएं दर्ज की गईं और 150 से अधिक मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। सरकारी विफलता। मानवाधिकार निकायों ने चेतावनी दी है कि पुलिस की अपर्याप्त प्रतिक्रिया और न्यायिक देरी के कारण अल्पसंख्यकों के बीच डर का माहौल गहरा गया है। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही भारत बांग्लादेश संबंध खराब दौर से गुजर रहे हैं। बांग्लादेश बार बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है। उधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना ने मौजूदा अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक बदले का जरिया है। लेकिन कट्टरपंथियों का आरोप है कि उस्मान हादी के हत्यारे भागकर भारत चले गए हैं और वहां छिपे हैं। हालांकि बांग्लादेश की सरकार का ही कहना है कि संदिग्ध आरोपियों के भारत भागने के सबूत नहीं हैं। भारत ने भी आरोपों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन कट्टरपंथियों को उस्मान हादी की हत्या से भारत विरोध का मौका मिल गया है। इससे बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है। ऐसे में न केवल भारत को बल्कि दुनिया भर के देशों को बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है, जिससे कम से कम बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो इस पूरे विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अश्विनी शाही। अश्विनी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे जावेद खान। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद एहतेशामुल हक। एहतेशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं राजेश भारती। राजेश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजेश भारती जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। राजेश जी, पिछले कई दिनों से हम बांग्लादेश को लेकर जो कुछ भी तस्वीरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहां से ये विवाद शुरू हुआ और चलते चलते किस रूप में आ गया। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये बन गया है कि हिंदू अल्पसंख्यक निशाने पर क्यों। अच्छा, घटनाक्रम बांग्लादेश में पहले भी हुए हैं, मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, लेकिन सर अमानवीयता जिसको कहते हैं ना, वो हो गई। यहाँ पर एक शख्स की मौत हो जाती है, उसके बाद इतना उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, इतना ज्यादा विवाद बढ़ता जा रहा है। आज प्रोटेस्ट के लिए पूरी जनता सड़कों पर है। लगातार जो विभिन्न संगठन इसके लिए सामने आए हैं कि कम से कम हिंदू अल्पसंख्यक जो हैं उनके प्रति अत्याचार को रोका जाए। असल में मुद्दा की जो जड़ है वो सिर्फ जो दिखाई जा रही है वही है कि हिंदू अल्पसंख्यक निशाने पर हैं, या ये पूरी एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान प्लस चाइना की मौजूदगी दिखाती है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। कैसे इस पूरे विषय को समझ रहे हैं और क्या हो सकता है तत्काल में? देखिए, शेख हसीना जब पिछले वर्ष 2024 में सत्ता में थी, प्रधानमंत्री थी और पिछले कई वर्षों से सत्ता में थी, और बांग्लादेश की राजनीति में जो दो मुख्य दल हैं, शेख हसीना की अवामी लीग और बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया की, और उन दोनों के बीच जो राजनीतिक संवाद है बांग्लादेश में ऑलमोस्ट था नहीं, और चुनाव का बहिष्कार बीएनपी करती रही। तो बांग्लादेश के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो पहले से ही डिरेल हो चुकी थी। विपक्ष यदि चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा न हो तो ऐसे ही सरकार का जो एक्सेप्टेंस है, जो लेजिटिमेसी है, वो डाउनग्रेड हो जाती है। और ऐसे समय में लगातार जो है शेख हसीना के विरुद्ध जो भी भ्रष्टाचार के मामले हैं, या भारत के साथ जो शेख हसीना के अच्छे संबंध रखने की जो कोशिश थी, उसी बीच पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान भारत के साथ सीधा युद्ध नहीं लड़ सकता है, और जब भी लड़ने की कोशिश करता है तो उसे हार
ना पड़ता है, मुंह की खानी पड़ती है। पाकिस्तान के अलावा चीन भी ये बात जानता है कि यदि उसे वर्ल्ड पावर बनना है तो वर्ल्ड पावर बनने के लिए पहले उसे एशिया का जो है अनचैलेंज्ड अनडिस्प्यूटेड लीडर बनना पड़ेगा। और एशिया में जापान उसके लिए खतरा हो सकता था, लेकिन जापान की जो भौगोलिक स्थिति है या उसकी जनसंख्या, इसके कारण जापान चाइना के लिए उस तरह नहीं हो पा रहा है कंपटीटर। भारत स्पष्ट रूप से है। तो कोई भी देश, चीन को ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश को यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना महत्व बढ़ाना है, अपनी जो है चलानी है, बादशाहत चलानी है, उसके लिए वो सारे एफर्ट करेगा। और चाइना दशकों बाद की प्लानिंग करता है। तो भारत को आसपास के देशों में ही जो घेरने की कोशिश है, उसमें हमारे देश का जो अपना इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, वो भी मौका दिया चीन को, पाकिस्तान को भी मौका दिया। यदि बांग्लादेश में वहां के कट्टरपंथ को या वहां के फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज को उन लोगों ने ऑक्सीजन दिया, सप्लाई लाइन जो कहते हैं, सभी तरह से लॉजिस्टिक से लेके फाइनेंशियल आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, और उसके बेस पे जो है पाकिस्तान ने और चीन ने अपनी रोटी सेकी। और बांग्लादेश में जो वहां सत्ता में बैठी थी शेख हसीना, उनकी स्थिति कमजोर पड़ रही थी। प्रॉब्लम वहां से आया जब उनको भाग के छात्र राजनीति के दौरान जब सत्ता छोड़ना पड़ा और भागने के बाद भारत आई। भारत का एक बड़ा कदम है कि जब हमने किसी इतने बड़े लीडरशिप को अपने देश में शरण दी, और वो जो है लीडरशिप बगल की लीडरशिप थी, पड़ोस का बांग्लादेश हमारा बहुत सारा सीमा साझा करता है। तो इससे बांग्लादेश में जो छात्र राजनीति है, जो शेख हसीना के विरोध में था, वो भारत के विरोध का भी उसमें एक रंग लग गया। और भारत के विरोध का जो रंग लगा, तो भारत की जो हमारी आंतरिक स्थिति है, हमारे देश में जो अल्पसंख्यकों के साथ जो एक असुरक्षा बोध अल्पसंख्यकों के बीच है, इसे आप एक्सेप्ट करें नहीं करें, क्योंकि देश की राजनीति जिस तरह से चल रही है उसमें ये फीलिंग है। और उस फीलिंग ने बांग्लादेश में, और कहिए कि वो उसने कलर और गहरा किया इस कलर को। और अभी जब कुछ दिन पूर्व छात्र नेता की हत्या हुई, पहले गोली मारा गया, फिर सिंगापुर ले गए उसको ट्रीटमेंट के लिए, फिर उसकी मौत हो गई और लाया गया। जब वो बांग्लादेश में छात्र राजनीति चल रही थी, तो उस दौरान ही उस गुट ने जो बांग्लादेश का नक्शा जारी किया था, उस नक्शे में नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। उस पे भारत का विरोध जो है, बांग्लादेश में राजनीतिक रूप से सक्रियता बनाए रखने के लिए, बांग्लादेश में अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए भी एक एजेंडा भारत विरोध हो गया। और हमारे देश की जो अपनी राजनीति है वो भी उसको हवा देता है। अब आप देखिए कि जिस तरह से बांग्लादेश के दूतावास पे हमारे विश्व हिंदू परिषद ने जिस तरह से हंगामा किया, इससे तो हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का जो खतरा है, जो आप अभी बता रही थी कि अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह के बर्ताव हो रहे हैं, देखिए मंदिर तोड़े जाने और अल्पसंख्यकों के साथ धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराने से लेके बाकी सारी बातें, वो बांग्लादेश के निर्माण के समय से हो रहा है, और जब पाकिस्तान था तब भी हो रहा था। लेकिन शेख हसीना के आने के बाद उस स्थिति में काफी बदलाव आया था। और बांग्लादेश आप कह सकते हैं कि कंप्लीट सेकुलर कंट्री नहीं है, लेकिन वो एक सेकुलर रास्ते पे आगे बढ़ रहा था। अब शेख हसीना सत्ता से बाहर है, जो छात्र नेता बैठे हैं राजनीति की उतनी गहरी समझ नहीं रखते कि एक जो जेन जी टाइप मूवमेंट है ये, और जो जेन जी होता है ना, जो गुबार है, उस गुबार में जो लोग आ रहे हैं आगे, जो शेख हसीना के समर्थक हैं, वो अभी शांत बैठे हैं। और ऐसा नहीं कि अवामी लीग बांग्लादेश में खत्म हो गई है। जो वहां यूनुस खान जो अभी वहां बैठे हैं, उनको लगता है कि अवामी लीग को जिस तरह से चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है, उससे अवामी लीग खत्म हो जाएगी। अवामी लीग की बहुत गहरी जड़ें हैं बांग्लादेश में, लेकिन क्या है कि जब जोर का तूफान होता है ना, तो कई बार साइड लाइन लेना पड़ता है। तो वो जो उनके समर्थक हैं, अब इस वायलेंस के बीच, हिंसा के माहौल के बीच वो शांत बैठे हैं। इसलिए हमें बांग्लादेश के विरोध में, अपने देश में किसी विरोध प्रदर्शन यदि हम करते हैं, तो हम अल्पसंख्यकों को का खतरा और बढ़ाएंगे। अब हम कर क्या सकते हैं? दो आपके पास रास्ते हैं। एक, जो आप बांग्लादेश के ऊपर बातचीत और दबाव दोनों आप इस्तेमाल कीजिए। दूसरा जो रास्ता है आप पे कि जो यूरोपियन वर्ल्ड है, अमेरिका है, उनके माध्यम से दबाव बनाए। लेकिन अमेरिका या यूरोप के देश
ने स्पष्ट रूप से जो है वहां पे अल्पसंख्यकों को जिस तरह टारगेट किया गया उस पे निंदा की है। बांग्लादेश की सरकार को कहा है स्थिति में बदलाव के लिए, लेकिन अमेरिका खुल के नहीं आएगा, क्योंकि भारतीय नागरिक को लेके सवाल यह है कि यदि यही भारतीय नागरिक किसी दूसरे धर्म के होते हैं तो क्या भारत इतना ही मुखर तरीके से विरोध दर्ज कराता है? तो भारत जो है अपना राजनीतिक वजूद जो भी देश में हम रखना चाहते हैं और वही स्थिति हम बाहर के देशों में चाहते हैं, तो हमें ये डिफरेंशिएट बंद करना पड़ेगा कि ये नागरिक जो है हमारे देश के, उनका धर्म क्या है। वैसे ही बांग्लादेश को लेके जो भारत का विशेष प्रेम दिख रहा है वो विशेष प्रेम धर्म के है। ये धर्म का एंगल है ना कि वो हिंदू, दुनिया में बहुत सारे देशों में हिंदू रहते हैं और वहां उनके साथ इनजस्टिस होता है, हर मामले में आवाज नहीं उठाते हैं। तो हमें बांग्लादेश के मामले में बड़े सावधानी से काम करना होगा। बांग्लादेश को अभी ये नहीं कह सकते कि हमने खो दिया है बांग्लादेश को, लेकिन ऐसी स्थिति आ सकती है कि हम जो है बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि निकल जाएगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अश्विनी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। अश्विनी जी, क्योंकि राजेश जी कह रहे थे, देखिए तकलीफ होगी हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो जिनको टारगेट किया गया या जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दर्द तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ये चीज़ें कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं देती, लेकिन उसे रोकने के लिए सिर्फ प्रदर्शन काफ़ी नहीं है। राजेश जी जिस तरीके से अभी पूरा एक विश्लेषण कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पर इस वक्त बातचीत के साथ साथ दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति हमसे ऊपर नहीं है। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय ऐसे कंट्रीज़ ने निंदा की है इस पूरे घटनाक्रम की, लेकिन भारत सरकार की भूमिका बहुत अहम है कि वो एक ऐसी रणनीति के साथ आगे बढ़े ताकि ये चीज़ें रुकें। यानी पूरा दारोमदार और पूरी नज़रें और पूरी जिम्मेदारी एक उम्मीद से भरी हुई सिर्फ भारत सरकार पर है। सर राखी जी, देखिए, ये जो प्रदर्शन हुए हैं, ये प्रदर्शन एक आम जन की भावना है कि जो हिंदुओं के प्रति अत्याचार किया जा रहा है उसके लिए किया गया, ये आम जन की भावना है। भारत सरकार ने वहां के लिए अलग से जो व्यवस्था किया है, जो आपने कहा ना कि कई राष्ट्रों ने जो है आलोचना किया है, तो ये भारत सरकार का ही प्रयास है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको उठाना, वहां पर उनसे कूटनीतिक तरीके से निपटने की बात करना। तो ये भारत सरकार अपने उन चीजों को लेकर विश्व पटल पर जा रही है और उनको विश्व पटल पर कूटनीतिक तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है। अगर इसमें सफलता मिलती है तो ठीक है, वरना भारत जो है हर तरह से सक्षम है कि कैसे उनको हम शांत कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा देश है, बिजली हमसे लेता है, पानी हमसे लेता है, राशन हमसे लेता है, बहुत सी चीजों पर उनकी डिपेंडेंसी थी और हमने थोड़ा सा कट किया है तो स्थिति उनकी गड़बड़ हो गई थी। बाद में देखिए बिजली का बिल उनका बकाया था, हिंदुस्तान को चुकाना पड़ा उनको बिजली का बिल। तो ये एक अलग मुद्दे हैं कि सरकार क्या कर रही है। सरकार ने, दोनों सरकारों ने देखिए वीजा बंद किया है, धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कूटनीतिक तरीके से हिंदुस्तान की सरकार उनके प्रति आगे बढ़ रही है और उसमें हम सफल होंगे। लेकिन एक कष्ट जो दूसरी बात है वहां का, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया दो देशों का। आज प्रदर्शन में राखी जी ये देखने को मिला कि जो हिंसा वहां पर हो रही है हिंदुओं के लिए, तो वो एक संप्रदाय विशेष के लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में आज कई दूसरे देशों में भी आज ये प्रदर्शन हुआ। लेकिन सिर्फ एक प्रदेश ऐसा है, पश्चिम बंगाल, जहां पे इन सनातनियों को, साधुओं को लाठियों से पीटा गया है, क्योंकि उसको सांप्रदायिक, वहां के मुख्यमंत्री को लग रहा था ये सांप्रदायिक काम हो रहा है। हिंसा कोई, कहीं पर भी हिंसा का कोई एक वो नहीं आया है, सिर्फ बंगाल को छोड़कर कि लाठियों से पीटा गया। अपने देश में क्या बांग्लादेश की एजेंट है ममता बनर्जी, या बांग्लादेश की उनके वजह से वहां की हिंसा हो रही है, ये प्रायोजित कर रही हैं? क्यों इतनी चिढ़ है हिंदुस्तान के सनातनियों से ममता बनर्जी जी को कि बंगाल में आज उन्होंने लाठियों से पिटवाया है हमारे साधुओं को? किस तरीके से सर फूटे हुए साधु दिखाई दे रहे थे। हमको तो याद आता है, या तो करपात्री जी को कांग्रेस ने पिटवाया था, कांग्रेस की सरकार चली गई थी, उसके बाद लाठियों से पिटवाना और कार सेवकों को सपा की सरकार ने किया, फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई देश में। तो ये ममता बनर्जी जी इस मुगालते में न रहें कि आज सनातनियों को लाठियों से पिटवा दें, वो भी बांग्लादेश के उसमें। आप उसको किसी दूसरे तरीके से भी
संयमित तरीके से उनकी भावनाओं को समझा जा सकता था, उनको समझाया जा सकता था। क्योंकि अगर हमने वहां के हिंदुओं के प्रति एक प्रेम है तो अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर हमारा भाई कहीं पर जो है प्रताड़ित हो रहा है तो हमें इतना भी हक नहीं है कि अपने देश में हम एक विरोध प्रदर्शन कर सकें, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से, कहीं कोई बवाल नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। लेकिन क्यों ऐसा हुआ, ये हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ जाता है कि हिंदुस्तान में बांग्लादेश के एजेंट हैं लोग या बांग्लादेश के पोषक हैं लोग, क्या हैं ये जानना चाहती है पूरे हिंदुस्तान की सनातनी जनता। ठीक है, मुझे लगता है इसके बाद सीधे एहतेशाम जी आप ही से मेरा प्रश्न रहेगा, क्योंकि बात सीधे आपकी तरफ आई है। तो पहले तो सर इस बात का जवाब, क्योंकि सुनने में तो वाकई अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पता है पिछले 2-1 दिन से कंटिन्यू हम एक चर्चा में रहे हैं और बांग्लादेश पे ही हम चर्चा में रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है पहले दिन तो आपने भी यही चीज़ कही थी कि जो कुछ भी वहाँ हुआ है वो नहीं होना था और इसका समर्थन आप लोग नहीं करते। लेकिन सर यदि कोई प्रोटेस्ट में उतरा है तो क्यों फिर बंगाल की सरकार इस तरीके से कर रही है? ये हो सकता है कि अनुमति नहीं है, आप गलत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या हो सकता है माहौल खराब हो रहा है। ये एक प्रशासनिक स्तर पर रोक टोक हो सकती है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। मैं ये नहीं कहूँगी कि सबको आज़ादी है कोई कहीं से भी प्रोटेस्ट करे, लेकिन जिस चीज़ को लेकर किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ये एक आरोप बहुत गंभीर है सर। देखिए राखी वर्मा जी, नमस्कार। तमाम पैनलिस्ट को नमस्कार मेरी ओर से। बांग्लादेश की जो घटना बहुत ही दुखदायक घटना है, मैं इसकी कड़ी निंदा और मजम्मत करता हूं। जिस हिसाब से एक तरफा एक निर्दोष को मारा गया है, मैं कड़ी जितनी भी मजम्मत करूं कम है। मानवता शर्मसार हो गया है, इसलिए कि इस तरह का कहीं भी मानवता शर्मसार नहीं होनी चाहिए। एक खासकर वो जो एक हिंदू जो अल्पसंख्यक बच्चे थे, उसको मॉब ने मिल करके इस तरह से मारा और उसको जला दिया गया। मैं उसकी कड़ी निंदा और मजम्मत करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, स्वदेश टीवी के चैनल के माध्यम से, इसलिए कि ये इंसानियत का खून किया, ये किसी एक हिंदू का नहीं, ये इंसानियत का खून किया है। मैं अपनी ओर से ये कहना चाहता हूं राखी जी। अब रहा, हम समझते हैं कि हमारे भारत सरकार को इसको कड़ी समझिए चिंता के हिसाब से भारत सरकार को कड़ी स्टेप लेनी चाहिए ताकि बांग्लादेश, मैं इनकी बात अश्वनी जी का सुन रहा था, बहुत सही कहा बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने कि हमारे चीजों से पलने वाले, हमारे बिजलियों से उनके घर में अंधेरा को उजाला में बदलने वाले, हमारे हर चीज से समझ लिए वो जीवित रह रहे हैं। लेकिन इस हिसाब से हमारे अल्पसंख्यक जो वहां वो मेजोरिटी में है, हमारे हिंदू भाइयों के साथ में जो किया है, ये बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को समझ लिए हम समझते हैं कि सरकार जो भी इसमें दोषी हो, इसको कड़ी से कड़ी सजा, और सजा ऐसी होनी चाहिए कि जो पीड़ित के साथ हुई वही सजा उनके साथ में होनी चाहिए जो मॉब लिंचिंग किया। नंबर 1। अब आइए आप हमारे अश्वनी जी जिस हिसाब से हमारे पश्चिम बंगाल पे नजर रखे हुए हैं, देखिए प्रोटेस्ट करने का अधिकार बहुत ही ढंग से अच्छा है, हर लोगों को अधिकार होना चाहिए। इसलिए कि जिस हिसाब से एक अल्पसंख्यक का वहां मार दिया गया जला कर करके, लेकिन ये अश्विनी जी जो है यहाँ समझ लिए पश्चिम बंगाल में इसी तरह का हिंदू मुसलमान की राजनीति और दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए समझ लिए प्रशासन अपनी काम कर रही। राखी जी, प्रशासन को मालूम है कि किसी तरह का अगर और भी यहाँ पर अगर परेशानी होता है तो परेशानी होगी। इसलिए सरकार यहाँ जो प्रशासन है बहुत ही कड़ी से निगरानी की, और जिस हिसाब से प्रोटेस्ट किया गया, इस हिसाब से समझ लिए कि पूरे भगवा झंडा लेकर करके इस हिसाब से प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। और हमारा देश सेकुलर देश है, हम सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय को लेके चलने वाले हैं। हम लोग इसकी निंदा करते हैं और हमारी सरकार जो ममता बनर्जी की सरकार है, इस पर कड़ी समझ लिए एक्शन जो भी होगा अपने तौर पर लेंगी। और जिस हिसाब से प्रोटेस्ट हमारे शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ किए हैं, उस हिसाब से प्रोटेस्ट एक तरह से और उकसा दे रहे हैं और हिंदू भाइयों को उकसा दे रहे हैं। तो ये संयम से काम लेना होगा। जो गलती किया है, जो निर्दोष है,
उसको कानून है, हमारा कानून देश का कानून है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे और दिलाएंगे। हम लोग अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि आप कड़ा हस्तक्षेप करें, आप कड़ी समझ लिए कि बांग्लादेश को इस हिसाब के जो हमारे लोगों को मारे हैं, हिंदू भाइयों को, इसकी कड़ी से कड़ी सजा हम समझते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं राखी जी, ठीक है, ये कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसके लिए मैं कड़ी निंदा मजम्मत करता हूँ। ठीक है। मैं एहतेशाम जी बस एक बात कहना चाहती हूँ, मैं किसी के पक्ष की तरफ से तो नहीं बात कर रही, पर आपने कहा कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है या पूरी तरीके से भगवा झंडे लेकर वहां पर प्रदर्शन किया गया, तो सर सनातनी तो वही झंडे लेकर प्रदर्शन करेगा, अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को। एक सनातनी कौन सा झंडा लेकर वहां पर अपनी बात रखेगा? मैं मानती हूं नहीं भी लेता तो भी चलता, लेकिन हम ये कह दें कि यदि वो भगवा झंडा लिया था तो वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। सर हिंदू अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार हुआ तो फिर प्रदर्शन में तो वही लोग उतरेंगे। देखिए राखी जी, मैं इसकी राखी जी एक लाइन मैं जोड़ना चाहता हूं। हक साहब एक लाइन मैं जोड़ना चाहता हूं आपकी इजाजत से। राखी जी, इस प्रदर्शन में झंडे चाहे जो भी रहे हों, ये प्रदर्शन बांग्लादेश के अत्याचार के खिलाफ हो रहा था और इसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनातनी शामिल थे, और पश्चिम बंगाल में ही शामिल थे। जी देखिए, मैंने पहले ही कह दिया राखी जी, इसकी कड़ी निंदा मजम्मत करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको और उकसावा देने का, इसको और समझ लिए मोब को ये करने का, ताकि किसी तरह से और समझ लिए पश्चिम बंगाल इनकी नजर है। 2026 सामने इलेक्शन है, तो हमारी पुलिस बहुत सक्रिय है, हमारी प्रशासन बहुत सक्रिय है। जिस तरह से इन लोगों ने कोशिश की, कंट्रोल हमारी पुलिस ने की है। अब रहा जो हल्का फल्का भगदड़ जो मचा, उसको सही तरीके से उसको भगाया गया कि जो भी हो, हम इसके लिए समझ लिए कि हमारी जो पुलिस है, इसके लिए समझ लिए कि वैसे लोगों को जिसने जिस जगह हमारे कोलकाता में जिस हिसाब से मतलब इस हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां रोकने का काम है, प्रशासन रोकने का काम कर रही थी। चलिए रोकूंगी मैं, रोकने का काम करेगी। ठीक है, मेरे पास समय की सीमा है। मैं चाहती हूँ सभी लोगों के बहुत महत्वपूर्ण सुझाव पॉइंट टू पॉइंट आएंगे तो मेरी ये चर्चा सफल हो जाएगी, इसलिए मैं फिलहाल रोकूंगी आपको। जावेद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। जावेद जी एक छोटा सा सवाल लूंगी। लगातार बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, विरोध हर जगह से हो रहा है, सब न्याय चाहते हैं, पूरा दारोमदार उम्मीदें सरकार से हैं। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, एक विपक्ष होने के नाते, मजबूत विपक्ष होने के नाते, कैसे इस घटनाक्रम को देखते हैं? इसका समाधान कैसे हो सकता है? नमस्कार राखी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए राखी जी, कोई भी जिम्मेदार संवेदनशील व्यक्ति हो, संगठन हो, संस्था हो या पार्टी हो, इस तरह की अमानवीय घटना, इस तरह की अमानवीय कृत्य और इस तरह के घिनौनी हरकत का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, और कांग्रेस पार्टी भी इस तरह की अमानवीयता का समर्थन नहीं करती है। और लगातार कांग्रेस पार्टी इसे लेकर के देश की सरकार के सामने यह बात रख रही है, क्योंकि जब से शेख हसीना जी का तख्ता पलट हुआ है और मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री वहां के बने हैं, लगातार यह देखने को मिल रहा है कि उनकी जो मानसिकता है, वो मानसिकता पाकिस्तानी मानसिकता ज्यादा नजर आती है। एक तरह से अलगाववादी मानसिकता के व्यक्ति वो नजर आ रहे हैं। इस वजह से आज बांग्लादेश में जो स्थिति निर्मित हुई है, वो स्थिति इसी वजह से है। अगर वो व्यक्ति जो आज बांग्लादेश को चला रहा है, अगर उसके अंदर थोड़ी संवेदनशीलता होती, थोड़ी मानवता होती, तो आज बांग्लादेश कहीं ना कहीं स्थिर हो जाता, लेकिन बांग्लादेश स्थिर नहीं हो रहा है। रही बात हम अपने देश की करें, तो आज आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार लगातार यही कह रही है कि हम नजर बनाए हुए हैं, हम नजर बनाए हुए हैं, हम नजर बनाए हुए हैं। अरे भाई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं ये, इनके नेता सबसे बड़े बाहुबली नेता हैं, दुनिया के सबसे महान नेता है, विश्व गुरु नेता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध वो फोन से रुका देते हैं। अभी तक ये सिर्फ नजर बनाए रखे हुए हैं बांग्लादेश के ऊपर में।
अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि यूएन देश जो आज बयानबाजी भी कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसमें भी हमारी वजह से ही कर रहे हैं, भारत की विदेश नीति की वजह से कर रहे हैं। मालिक, इतना झूठ मत परोसिए। उनके अंदर भी संवेदनशीलता है, वो भी देख रहे हैं कि विश्व पटल पे क्या हो रहा है, इसलिए वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर आपकी विदेश नीति सफल होती तो आज भारत के साथ में सभी खड़े होते, आज भारत के साथ में खड़े नहीं है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सबके साथ में हमारे संबंध बहुत अच्छे थे राखी जी। आज आप बताइए किस देश के साथ में, हमारे किस पड़ोसी देश के साथ में हमारे संबंध अच्छे हैं। तो आज आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की जरूरत, आवश्यकता हमारी सरकार को है। और मैं आज तो बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही बोलूंगा कि कहीं ना कहीं मुझे आज इंदिरा गांधी जी बहुत याद आ रही है। और मुझे लगता है कि जो लोग इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल देखे हैं, उन लोगों को भी इंदिरा गांधी बहुत याद आ रही है। मुझे लगता है कि आज इंदिरा गांधी जी सत्ता में होती तो बांग्लादेश के 4 टुकड़े कर दी होती और वहां के कट्टरपंथियों के हाथ को काट करके हमारी देश की सेना दिखा दी होती। जब मिशन सिंदूर चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, तब भी देश का विपक्ष सरकार के साथ था और आज भी देश का विपक्ष, मैं अश्वनी जी से कहना चाहता हूं, आपके साथ है। आप कब तक बर्दाश्त करेंगे बांग्लादेश के इन कट्टरपंथियों को? कब तक आप सिर्फ देखते रहेंगे बांग्लादेश के इन कट्टरपंथियों को? साहब, अब देखने का और बिजली काटने का और पानी रोकने का समय नहीं है। वो अपनी 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 हर मानवता की हर हदों को लांघ चुके हैं। अब उनके ऊपर कड़ा एक्शन लेने का समय है। पर लेकिन एक और बात मैं आपसे कहता हूं कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष तो आपके साथ में खड़ा था, लेकिन किसी तीसरे के दबाव में आपने उसे बंद कर दिया था। तो बांग्लादेश के साथ में अगर कोई ऑपरेशन चलाया जाए तो कम से कम विपक्ष को विश्वास में रख करके काम करें, किसी तीसरे और चौथे देश के दबाव में आप काम ना करें। दूसरी बात राखी जी, अभी अश्वनी जी, राजेश जी, आप कह रहे थे भारत की स्थिति को लेकर के कह रहे थे। मैं इस विषय पर तो खैर नहीं बोलना चाहता था क्योंकि आपके राजनीतिक विश्लेषक ने कुछ बातों पर प्रकाश डाला, तो मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। देखिए, आज आप और हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के उस हिंदू भाई की जिसकी निर्मम हत्या हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक राम नारायण बघेल, जिसे बांग्लादेशी समझ करके केरल में मॉब लिंचिंग करके पीट दिया गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्या राम नारायण बघेल हिंदू नहीं था? क्या राम नारायण बघेल भारतीय नहीं था? उसके लिए कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राम नारायण बघेल को, उसके परिवार को किस तरह से उस परिवार के साथ में खड़े होते नजर आई, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं तो खुद छत्तीसगढ़ से आता हूं। दूसरी बात, राजेश जी ने जो बात कही, जो देश का आज माहौल है उसके बारे में, हाँ तुरंत खत्म कर रहा हूं। देखिए, 2024 में कुल मिलाकर के 1165 बयान ऐसे सामने आए, हेट स्पीच सामने आए जो नेताओं के द्वारा देश के अंदर दिए गए। उसमें 931 बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। और एक और बात आपको बताता हूं, 2023 में के मुकाबले ये बयान 74% बढ़ गए 2024 में। आज भारत के अंदर में जिस तरह की स्थिति सत्ताधारी दल बना रहा है, वो स्थिति कहीं ना कहीं देश और दुनिया के सामने में प्रदर्शित हो रही है। इसीलिए दुनिया हमारे साथ में खड़ी नहीं हो रही है। इस चीज को हमें स्वीकारने की आवश्यकता है। और मैं अंतिम कह करके खत्म करूंगा कि ये समय अब बांग्लादेश पर नजर बनाने की नहीं है, बांग्लादेश पर कड़ा एक्शन लेने की है। और मैं उन संगठनों को जो आज सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उन संगठनों को थोड़ा सा अपना रूट बदलने की आवश्यकता है। उन्हें प्रधानमंत्री आवास जाकर के प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ना जाने किस मुगालते पे जी रहे हैं। उन्हें इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल याद करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और बांग्लादेश के 4 नहीं 36 टुकड़े करके खत्म करना चाहिए। ठीक है सुमन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है जी। सुमन जी, कैसे इस विषय को देखते हैं और क्या हो सकता है? क्योंकि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, देखिए इसमें तो हर पहलू को ला दिया गया। एक मानवता की बात भी आ गई,
दो देशों की बात भी आ गई, इसमें हिंदू मुस्लिम भी हो गया। मतलब कहते हैं ना कि ओवरऑल सब कुछ आ गया। बात दारोमदार, जिम्मेदारी, न्याय की हो रही है कि न्याय मिल जाए। कैसे? देखिए राखी जी, कहने को बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार है, लेकिन असलियत ये है कि सरकार पर पूरी तरह से नियंत्रण चरमपंथियों का और कट्टरपंथियों का वहां पर आ गया है। सरकार पूरी तरह असहाय नजर आ रही है। वहां रह रहे हिंदुओं के घरों को लूटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को गिराया जा रहा है। वहां की पुलिस और वहां की सेना दोनों मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसे माहौल में वहां रह रहे हजारों हिंदुओं की निगाहें भारत की तरफ है। उन्हें लगता है कि इस मुसीबत के समय में अगर हमारा कोई साथ दे सकता है, हमारे लिए खड़ा हो सकता है और बांग्लादेश पर दबाव बना सकता है, तो भारत है। भारत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपने जो हिंदू लोग हैं उनके साथ अगर ज्यादती हो रही है तो उसके लिए कड़ा कदम उठाए। अभी भारत सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाया था और बुला के कड़ा विरोध दर्ज करवाया उनको कि जो आप कर रहे हैं सारा गलत है। और आरएसएस के प्रमुख जो मोहन भागवत हैं उन्होंने भी ऐतराज जाहिर किया। यहाँ के जो और राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी ऐतराज जाहिर किया। ये एक माहौल बन रहा है बांग्लादेश के खिलाफ पूरे भारत में। और बांग्लादेश को ये बता देना चाहिए भारत को, हमारे तो प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर, बहुत बड़े प्रमुख देव विश्व स्तर के नेता हैं, ये बता देना चाहिए कि हमने आपको आजाद करवाया था और अब तो अपने कब्जे में ले सकते हैं तुम्हें हम। और ऑपरेशन सिंदूर बता दो सिंदूर के बारे में उनको, बांग्लादेश को, कि 15 मिनट लगे थे पाकिस्तान की हवा निकालने में और तुम्हारी हवा निकालने 5 मिनट लगेंगे, बस काफी है 5 मिनट। 5 मिनट सारी हवा निकल जाएगी तुम्हारी। ऐसा कड़ा संदेश एक बार बांग्लादेश को देना चाहिए। अगर भारत सरकार कोई कड़ा संदेश नहीं देगी तो वहां की सरकार तो देखो, मोहम्मद यूनिस तो कठपुतली है, उसके यहाँ पे कुछ नहीं है। वो तो जो छात्र नेता कर रहे हैं, कट्टरपंथी कर रहे हैं, उनको अपना बेचारा अपनी गद्दी बचाए बैठा हुआ है। ये एक कड़ा संदेश जब जाएगा और कुछ कार्रवाई नजर आएगी, उनको लगेगा देखो भाई ये भारत सरकार है और ये अगर करने पे आ गई तो हमारी जान आफत में आ जाएगी। अगर उनको संदेश ऐसा गया तब तो कुछ हो पाएगा, और नहीं तो आप देखना हिंदुओं के साथ ये मॉब लिंचिंग और दीपू के साथ जो ज्यादती हुई है, इस तरह की ज्यादतियां जारी रहेंगी। ठीक है सुमन जी, ऐसी बयानबाजी क्यों खतरे में डालना चाहते हैं? बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को 5 मिनट में किसी देश पे कब्जा कर लेना अलग विषय होता है और वहां लोगों को सुरक्षा देना अलग विषय। युद्ध लड़ना सेना के साथ लड़ा जाता है, नागरिकों के साथ कोई भी देश। क्या राजेश जी हम लोग आंख बंद करके बैठे रहे क्या? सुमन जी, नागरिकों के साथ कभी कोई देश नहीं लड़ सकता। मैं उसका तरीका डिप्लोमेटिक होता है, उसका तरीका डिप्लोमेटिक होता किया जा सकता है उनको, काबू तो आप कर सकते हो नागरिकों को। इस तरह की भाषा से आप भारत दबाव बना सकते हैं। वहाँ की सेना स्तर पर बात हो सकती है, पुलिस स्तर पर बातचीत हो सकती है वहाँ पे। अगर आप चुपचाप बैठ के ये बैठ जाओ कि भाई नागरिकों पे हमला नहीं करना, तो फिर क्या होगा वहाँ पे? आपकी सोच के लिए आपको साधुवाद है। ठीक है, देखिए सबका अपना अपना मत है। देखिए कि कुल मिलाकर मकसद हम सबका एक है कि न्याय मिले, समाधान हो, ये सारी घटनाएं रुक जाएं। अब उसके पीछे कौन कैसा तर्क दे रहा है हम सिर्फ सुझाव ले सकते हैं और चाहेंगे कि सरकार जो भी स्टैंड ले सकती है, जो भी जिस तरीके से एक मजबूत रणनीति के साथ दबाव बना सकती है वो करे, लेकिन इन सारी चीजों को रोके। आरपी श्रीवास्तव जी कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं और आपका क्या मत है? देखिए राखी, जहाँ तक मैंने अभी सुना भी, लोगों को, हमारे पैनलिस्ट को भी सुना, पहली बात तो सबका एक मत है कि इसका विरोध किया जाना चाहिए। सरकार को भी इस मामले में काफ़ी संज्ञान लेते हुए करना चाहिए। जहाँ तक आपने ये बताया कि पूरे विश्व भर के कई देशों ने भी इसकी निंदा की है, तो एक बात और मानना होगा कि हमको पहली बात तो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरह की मॉब लिंचिंग हो रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ये सब सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो ये शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से शुरू हुई हैं। आपने देखा होगा, जिन बातों की तरफ आप ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये आवामी लीग वहाँ प्रतिबंधित है चुनाव में, और आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। तो अब ये है कि जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर, वो अक्सर जो है, चूँकि सेकुलर, पूरा सेकुलर तो शेख हसीना को नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक सेमी सेकुलर मान करके ये कहा जा सकता है
कि ये जो आवाम है उनके साथ थी चुनाव में। अब रही बात ये कि जिस तरह से कट्टरपंथियों ने वहाँ पर कब्जा किया है और यूनुस सरकार है, अंतरिम सरकार है, अब चुनाव होने वाला अगले साल, तो इन सबको अगर देखा जाए तो एक एंगल ये भी समझ में आता है कि क्या इनके ऊपर कब्जा किसका है, कौन लोग जो है यूनुस सरकार को कठपुतली बना के रखे हैं। तो निश्चित रूप से सवाल उत्तर उसका सीधा सीधा है कि भाई चाइना है, पाकिस्तान है। और ये क्यों चाहते हैं? आप हमारे राजनीतिक विश्लेषण ने कहा ना कि अगर भाई यहाँ पर किसी भी तरह से चाइना को अपना वर्चस्व बढ़ाना है तो इन देशों को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा, अपने समर्थन में लेना पड़ेगा, कब्जे में तो नहीं समर्थन में लेना पड़ेगा। और चाइना लगातार ये करता आ रहा है। चाइना पाकिस्तान के साथ भी अभी पिछले दिनों में यही काम किया। अब आपने देखा होगा कि अभी एक कोई जो है बंदरगाह जो है उस पर 6 पनडुब्बियाँ भी दिया और उस पर अपना बेस तैयार कर रहा है। हालांकि उस पर सफाई आ गई है हिंदुस्तान की तरफ से। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की सरकार को क्या करना चाहिए। सवाल ये उठता है कि जहाँ इतने बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर जो एक तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो सवाल है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय जो हिंदू भाई हैं वो किसकी तरफ निगाह देखेंगे, किसकी तरफ आस लगाएंगे। तो निश्चित रूप से वहाँ सिर्फ भारत खड़ा होता है, उसके अलावा कोई देश नहीं है। तो हमें लगता है कि इसकी पूरी प्रॉपर तैयारी, और हमें लगता है भारत सरकार इस दिशा में प्रयास भी कर रही है। लेकिन जिस तरह का माहौल है ये प्रयास नाकाफ़ी है, इस पर और भी प्रयास किए जाने चाहिए। जो हमारे संसाधनों पर पलने वाला देश है, निश्चित रूप से अगर उसके सारे संसाधन ब्लॉक कर दे हिंदुस्तान, तो आप देखिए क्या हालत होगी। लेकिन उसके पीछे एक और कारण है, अगर मानिए आप ब्लॉक कर देंगे तो चाइना मदद करने लगेगा। सवाल कई दुविधापूर्ण स्थिति है, असमंजस की स्थिति है। ऐसी दशा में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि भारत सरकार को युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर कड़ा संदेश देने की ज़रूरत है। और जो हमारे आज पूरे देश भर में जो आंदोलन हो रहे हैं, तमाम हो रहे हैं, ये होना वाजिब भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम नहीं समर्थन करेंगे तो कौन समर्थन करेगा। बहुत सारे आप बयान दिखा रही थी, बहुत सारी प्रतिक्रिया दिखा रही थी, जिसमें न केवल हिंदू समुदाय के लोग, मुस्लिम स्कॉलर और उनके लोग भी इसकी निंदा कर रहे थे। तो अगर इस सारी तरह से एक तरह से उनके ऊपर जो है मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि भारत सरकार, भारत की आवाम ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में सफल भी होने जा रही है। लेकिन फ़िलहाल जो हालात हैं वहाँ के बांग्लादेश के, वो बहुत नाजुक हैं, और ख़ास करके हिंदू समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए बहुत नाजुक हैं। और उनका अगर कोई भी बचाव कर सकती है तो भारत सरकार कर सकती है। और हमें लगता है कि भारत सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ हम अपने देश में आंदोलन कर देने से हिंदू भाइयों को बचा नहीं पाएंगे। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहीं न कहीं सरकार इस दिशा में आगे बढ़े। और हमें जो अभी सारी बातों को समझने से लगा कि कहीं न कहीं इंटरनेशनल फोर्सेज भी हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, वो सब मिलकर के इस तरह की साजिश कर रहे हैं। तो इस साजिश के लिए भी भारत को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क में जो भी देश हैं, अगर उनसे हमारे अच्छे संबंध नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमें थोड़ी तक परेशानी हो सकती है। तो जो भी हमें लगता है कि जो चीज़ें सामने हैं उसको देखते हुए, और आज का जो आंदोलन है, आंदोलन बिल्कुल समर्थन में होना चाहिए। अब इसके बीच में क्या होता है, आंतरिक राजनीति क्या होती है, ये तो राजनीतिक दल समझें, लेकिन राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके इसका समाधान ढूंढने की जरूरत है। चलिए, क्योंकि समय बहुत हो गया, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कोई महत्वपूर्ण बात या सुझाव आप में से कोई रखना चाहता है तो प्लीज अपनी बात रखिएगा जल्दी से। हाँ अश्विनी जी। राखी जी, राजेश जी एक सेकंड। हाँ अश्विनी जी बोलिए। राखी जी देखिए, एकदम सभी पैनलिस्टों की लगभग अगर देखा जाए तो एक ही राय है। क्योंकि जावेद जी और हम लोग राजनीतिक हैं, तो राजनीति से हम लोग कहीं ना कहीं वो बात बोलेंगे। लेकिन देश विरोधी जो अभी सबसे बाद में आरपी श्रीवास्तव जी ने कहा कि देश विरोधी लोक ताकतों से सावधान होना पड़ेगा कि कौन उनके साथ खड़ा है हिंदुस्तान में रहकर। तो हिंदुस्तान में सोरोस के पैसे से पलने वाले काफी लोग हैं, और सोरोस जो है हिंदुस्तान में उथल पुथल करना चाहते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से कहां पर कौन विरोध कर रहा है, कौन समर्थन कर रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया अलायंस के जो सदस्य हैं, जिसमें ममता जी ने आज अगुवाई की है,
और राहुल जी जो है वो झंडा बरदार है ही है स्वराज के। तो इस लोगों को भी कम से कम हिंदुस्तान के बारे में सोचना चाहिए। एक बयान अरे भैया पूरा विपक्ष आपके साथ में खड़ा हुआ है, आप यहाँ राजनीति मत करिए, आपकी राजनीतिक विफलता है अश्विनी जी। कैसे बयान नहीं है? मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ पर आज बैठा हूँ तो पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से बैठा हूँ, और यहाँ बैठ के अगर मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष आपके साथ था, और आगे भी अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ कुछ करेंगे तो विपक्ष आपके साथ रहेगा। चौहान जी ने कहा है कि हम हार गए थे आधे घंटे में, ये कौन सा विपक्ष है भाई? कौन है? चलिए मैं एक बात बोलूं, मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था इसमें सब कुछ आ गया, हिंदू मुस्लिम भी आ गया, राजनीति भी आ गई, लेकिन सर इस वक्त मुद्दा कुछ और है। हम हिंदू अल्पसंख्यकों के न्याय के लिए, उनकी हिफाजत के लिए बात कर रहे हैं, तो कम से कम प्लीज हम ऐसी कोई बात ना लाएं कि चर्चा कहीं और चली जाए। मैंने एक्स्ट्रा टाइम सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा ताकि कोई महत्वपूर्ण बात हो तो वो सामने आ जाए। राजेश जी बोलिए प्लीज जल्दी से। बस सिर्फ इतना कहना है कि बांग्लादेश और भारत के नागरिकों के बीच हम इतना नफरत नहीं पैदा करें कि हमें पाकिस्तान हमारा प्रमुख दुश्मन है। चीन आने वाले समय में आपके साथ एक बड़े टकराव में जाएगा। जितना भी टालने की कोशिश करे तो हमें बांग्लादेश को खोना नहीं है, हमें बड़े सावधानी से डिप्लोमेटिक तरीके से प्रेशर के साथ काम करना चाहिए। हाँ बोलिए जल्दी से जावेद जी। देखिए राकेश जी, मेरा स्पष्ट एक ही चीज कहना है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, राजेश जी की बात से मैं सहमत हूँ। वहां जो हमारे अल्पसंख्यक है उनके लिए और मुसीबत बनने की बजाय में भारत को इस ओर ध्यान देना होगा। आज जो जितने भी संगठन है, धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, इस विषय को लेकर के सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किए, इसको राजनीतिक एंगल देने की बजाय, इसको राजनीति के रूप से लेने की बजाय भारत सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और डिप्लोमेटिक रूप से जो कर सकते वो करे। और अंत तो मैंने बता दिया, इंदिरा गांधी जी का अनुसरण करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, चलिए अब ये सरकार पर फिर से घूम फिर कर बात आई है कि जिम्मेदारी उनकी है। आपको किस तरीके से फ्रंट पे आकर लड़ना है, या कूटनीतिक रूप से लड़ना है, या प्रेशर के साथ इस लड़ाई को लड़ना है, लेकिन करना सरकार को है। देखिए क्या कुछ चीजें निकल कर आती है। फिलहाल समय बहुत हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो आक्रमण है, कहीं ना कहीं लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर सरकार एक्शन ले। अब ये सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है कि वो इस मसले को कैसे हल करती है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।